वकालत एक प्राइवेट सेक्टर है। जब आप किसी को प्यार से बात करेंगे, किसी के दुख दर्द में आप भाग लेंगे, उसको जो समस्या है उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। शुरुआत के दिनों में खुर्रम जरूर कोर्ट के सामने पेश होते वक्त थोड़ी हिचकिचाहट होती है, डर होता है, रिस्पेक्ट होता है, और आप डरे रहते हैं कि कोई ऐसी क्वेरी आ जाए जिससे मुझे नहीं मालूम होगा। जब तक आप सोशल नहीं रहते, आपके स्वभाव में एक हेल्प करने का नेचर नहीं है, तब तक आपको लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये बहुत पर्सनल है। एक कजन की मैरिज में एक जुडिशियल ऑफिसर्स थे जिनके यहाँ परिवार में शादी हो रही थी। तो कुछ बातों पर मेरे फादर ने उनको कहा कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरे बच्चे वो जज नहीं बनेंगे और एडवोकेट नहीं बनेंगे। मैं उस वक्त हार्डली 8 से 10 साल का रहा होऊंगा। तो मुझे वो बात, पिताजी की बात बहुत घर कर गई अंदर दिमाग में। तो मैं उसी डायरेक्शन में सोचने लग गया। बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको क्या करने का मन है। तो जब वो बच्चा सहमा हुआ था और कहता जी मैं वकालत करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप मिलने की आदत डालो, अपने दोस्तों से बात करने की आदत डालो, अपने रिश्तेदारों से बात करो। आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा सरल बनाओ, ताकि लोग आपके पास आने में उनको घबराहट ना हो, डरे नहीं, और आपसे विश्वास करके आपसे बातचीत कर सकें। एक कामयाब वकील बनने का तरीका क्या होता है? क्योंकि कानून की पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो अपनी विधा में कितने कामयाब हो पाते हैं? जो जर्नलिस्ट, जो एक एक्यूमन कहा जाता है, लीगल एक्यूमन, वो कैसे आता है? जाहिर सी बात है, लगातार आप पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन उसकी की पॉइंट क्या है, उसको जानने के लिए हमारे मौजूद हैं मुरारी तिवारी जी, जो कई बार दिल्ली बार काउंसिल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 1991 से वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। उनसे हम बात करते हैं। मुरारी तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएलपी शिक्षित, मैं हूं खुर्रम रमजान। मुरारी जी, सबसे पहली बात ये जानना चाहेंगे, इनफैक्ट सभी लोग जानना चाहेंगे कि आप वकील, एक कामयाब वकील हैं या कामयाब वकील नेता? देखिए, मैं बराबर सबको समझाता हूँ कि लॉ की पढ़ाई करना एक अलग बात है और एक अच्छा वकील बनना एक अलग बात है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं दिल्ली में करीब काफी टाइम हो गया है। 88-91 बैच था मेरा कैंपस लॉ सेंटर से। जब मैं एलएलबी कर रहा था, तो मेरे जहन में और मेरे दिमाग में ये बहुत बचपन से है। कुछ ऐसी घटना से प्रेरित हो सकते हैं, कह सकते हैं आप, या ऐसा एक अप्रोच आपका बन जाता है बचपन से। मेरी इच्छा थी कि मैं एक एडवोकेट बनूंगा और अच्छा एडवोकेट बनने की कोशिश करूंगा। एडवोकेट के अलावा और कुछ बनने की कोशिश नहीं करूंगा। तो एक जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बचपन से ही मेरे दिमाग में ये एक चीज थी, मुझे वकालत करनी है। तो उसके लिए मैं डे वन से ही, मुझे कई लोगों ने पूछा आपकी तरह खुर्रम कि भाई आप कैसे कामयाब हुए। तो बहुत शुरू से मैं रिसेप्टिव होने की आदत डाल रहा था। रिसेप्टिव मीन्स कि लोगों से प्यार से मिलना, बातें करना, दोस्ती का जो पैगाम है उसको आगे तक बढ़ाना, लोगों की मदद करना। आपको जब तक आप सोशल नहीं रहते, आपके स्वभाव में एक हेल्प करने का नेचर नहीं है, तब तक आपको लोग विश्वास नहीं करेंगे। और जब तक आपकी टीआरपी अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, जब तक ये नहीं होगी कि खुर्रम सबकी मदद करते हैं, तो ये एक मैसेज कन्वे करना होता है। तभी आप लोगों को जोड़ सकते हैं। बिना लोगों को जोड़े हुए, वकालत एक प्राइवेट सेक्टर है। जब आप किसी को प्यार से बात करेंगे, किसी के दुख दर्द में आप भाग लेंगे, उसको जो समस्या है उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो आपके पास केसेस भी आएंगे और मुकदमे भी आएंगे, फिर आपका काम भी ठीक से चलेगा। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि शुरू से, बहुत पहले से आपको इस बात का मालूम था कि आपको वकालत ही करनी है और आप इसको लेकर बजिद में थे कि मैं वकालत ही करूंगा। तो ये जो जज्बा, ये जो थॉट आया, वो कैसे आया? ये बहुत पर्सनल है। एक कजन की मैरिज में एक जुडिशियल ऑफिसर्स थे जिनके यहाँ परिवार में शादी हो रही थी। तो कुछ बातों पर मेरे फादर ने उनको कहा कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरे बच्चे वो जज नहीं बनेंगे और एडवोकेट नहीं बनेंगे। मैं उस वक्त हार्डली 8 से 10 साल का रहा होऊंगा। तो मुझे वो बात
पिताजी की बात बहुत घर कर गई अंदर दिमाग में, तो मैं उसी डायरेक्शन में सोचने लग गया। और मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि आप कुछ अगर बनते हैं और कामयाब होते हैं, तो आपके मन में बहुत पहले से ही वो चीज़ उठती है। जब यहाँ लॉ फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करने लगे, तो वहाँ इलेक्शन जो होता है हमारे स्टूडेंट यूनियन का, उसमें मैंने भाग लिया और जनरल सेक्रेटरी का पद वहाँ मैंने चुना और उसमें जीता। कई मेरे दोस्तों ने कहा कि मुरारी आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि 2 साल जो मेरे पीछे मित्र हैं, जो बैच के और 2 साल आगे, कम से कम 5 बैचेज़ में मेरा नाम से परिचय सबको होगा, सब मेरे बारे में जानने लगेंगे। तो बेसिकली आपकी टीआरपी ठीक रहेगी, लोगों में एक परसेप्शन ठीक रहेगा कि आप किस स्वभाव के हैं। तो वो वकालत की एक बेसिक इंग्रीडिएंट है। मैं उसको ये मानता हूँ कि अगर आपको वकालत करनी है, तो आपको स्वभाव से बहुत सरल और बहुत कहते हैं ना रिसेप्टिव होना पड़ेगा। अगर नहीं है आप, तो कोई नौकरी कर लीजिए, जुडिशियल ऑफिसर बनिए, जो मर्ज़ी बनिए। आप वकालत में भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, लॉ फर्म्स हैं हमारे यहाँ। लेकिन आप प्राइवेट लिटिगेशन में अगर वकालत करते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस लेने के लिए बार काउंसिल में एलएलबी करने के बाद एनरोलमेंट कराने आते हैं खुर्रम, तो मैं उन बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको क्या करने का मन है? तो जब वो बच्चा सहमा हुआ-सा और कहता है जी मैं वकालत करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप मिलने की आदत डालो, अपने दोस्तों से बात करने की आदत डालो, अपने रिश्तेदारों से बात करो। आप अपने स्वभाव को थोड़ा-सा सरल बनाओ, ताकि लोग आपके पास आने में उनको घबराहट ना हो, डरे नहीं और आपसे विश्वास करके आपसे बातचीत कर सकें। जब आपने तो वकालत वहाँ इलेक्शन हुआ। मैं बता रहा था आपको इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीते वहाँ। ये करीब 1989 की बात है, 1989 की बात है। वहाँ से जब बार एसोसिएशन में खुर्रम में आया, दिल्ली बार एसोसिएशन में, तो मुझे ऐसे समुद्र की तरह लग रहा था। इतने हज़ारों वकील और इसमें मैं क्या करूँगा, ज़ीरो बैकग्राउंड थी, कोई घर परिवार में कोई वकालत में नहीं था। तो यहाँ 1999 में फिर 30 हज़ारी में दिल्ली बार एसोसिएशन में पहला इलेक्शन में लड़ा एडिशनल सेक्रेटरी का। तो भाग्य से वो भी इलेक्शन बहुत अच्छी तरह से जीत गया। फिर उसी पद पर दोबारा लोगों ने जिताया। उसके बाद 2003 में दिल्ली बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ, जो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, पूरे दिल्ली का इलेक्शन होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी का इलेक्शन होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छे वोटों से लोगों ने जिताया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों को एक मैसेज देने में कामयाब रहा कि मैं मदद करता हूँ और ख़ास तौर से उन वकीलों का जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस प्रोफ़ेशन में, जिनको कोई कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देने के लिए तैयार नहीं है। जब वो बच्चा आपके पास आता है एप्लीकेंट की तरह और कहता है सर मेरे को दिल्ली में कोई नहीं जानता, आप मुझे मदद करें, आप मेरे को कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो खुर्रम वो जो उस बच्चे के ऊपर जो चेहरे पे सैटिस्फैक्शन दिखती है उसको, शुरू में ही आपको कुछ थोड़ा मदद करना होता है, बाकी तो फिर उसके बाद तो सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुरारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आपका एक शेड रहा आपकी लाइफ का कि इलेक्शन वाला। लेकिन बीइंग एन एडवोकेट, जब आप पहली बार कोर्ट के अंदर दाखिल हुए और आपने पाया कि आपने पिताजी का वो सपना या जो कथन जिस वजह से आप वकालत बने वो पूरी हुई, तो जब पहली बार आप बार के बेंच के सामने थे, वो कौन सी कोर्ट थी और क्या मामला था और कैसा रहा, जीते या हारे, और क्या थॉट था आपका? देखिए, मुझे आज भी याद है खुर्रम वो 1991 की बात है। एक दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का ही मैटर था, जिसमें मकान मालिक किराएदार को ज़बरदस्ती खाली कराने के सारे हथकंडे लगा रहे थे, तो वो किराएदार आया और उन्होंने बोला कि मेरे को स्टे कराना है, मेरा मकान मालिक मुझे बहुत तंग करता है। तो वो करीब मेरी महीने की केवल 1 डेढ़ महीने की वकालत हुई होगी। तो एक इंजंक्शन सूट होता है हमारे यहाँ स्टे के लिए, वो मैंने मुकदमा बनाया, बना कर के कोर्ट में डाला और उसमें जो स्टे भी मिल गया और वो खुशी मुझे आज भी याद है। मैं दौड़ करके जो मेरे सीनियर थे, श्री डी के रुस्तगी जी, उनको मैं इंजंक्शन ऑर्डर ले जाकर दिया। मैंने कहा सर मैंने एक मुकदमे में स्टे करा दिया। तो उसके बाद वो उन्होंने भी बोला कि बड़ी अच्छी बात कर दी तुमने। तो डे 1 से ही कुछ न कुछ आने लगा और रिलीफ भी मिला। शुरुआत के दिनों में खुर्रम ज़रूर कोर्ट के सामने पेश होते वक़्त थोड़ी हिचकिचाहट होती है, डर होता है, रिस्पेक्ट होता है और आप डरे रहते हैं कि कोई ऐसी क्वेरी आ जाए जिससे मुझे नहीं मालूम होगा। लेकिन पढ़ाई-लिखाई जब लॉ के दौरान आप ठीक से पढ़ाई करते हैं,
तो मुझे लगता है, और खास तौर से दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने 3 साल में जो पढ़ाई की थी, वो हमेशा पे करती रही है, आज भी पे करती है। और आपको बेसिक जो एक्ट हैं, बेसिक जो लॉ है, सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल दोनों लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने ठीक से पढ़ा। और उसका फायदा ये हुआ कि किसी भी नेचर का कोई मुकदमा आ जाए, उसको बना करके कोर्ट में डालने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई और फेवरेबल ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया। जैसे अभी आपने कहा कि थोड़ी घबराहट थी, थोड़ा हिचकिचाहट था आपका, तो जो हमारे अपकमिंग लॉयर्स हैं या जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, आप भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, तो वो आप ज़्यादा आराम से रिलेट कर पाएंगे कि उनको तमाम दिक्कतें थी। जो कामयाब वकील क्या टिप देना चाहेगा नए जो नए उभरते हुए अधिवक्ता हैं? देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है और मेरी खुद अपनी नेक्स्ट जनरेशन वकालत में आ गई है। बेटी ने वकालत ज्वाइन कर लिया है और आपका बेटा भी मेरा फाइनल ईयर में है। लेकिन जो मैं बच्चों में अब जो चेंज देखता हूँ, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, जो अब जनरेशन आ रही है। क्योंकि बार काउंसिल के तरफ से ही हमने एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम शुरू कर दिया, जो हमारे टाइम में नहीं होता था। अब आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर से ही जब बच्चा एलएलबी में जाता है, तो उसको महीने, 1.5 महीने के लिए उसको इंटर्नशिप का प्रोग्राम करना पड़ता है। उस इंटर्नशिप के दौरान वो कोर्टों में जाता है, सीनियर किसी वकील के साथ ज्वाइन करता है। जब तक उसकी डिग्री मिलती है 5 साल के बाद, तब तक वो उसको बेसिक चीज़ें, बहुत सी बातें जो प्रैक्टिकल हैं, उसको पता हो जाती है। तो जो मुरारी तिवारी को घबराहट हुई, वो उन बच्चों में वो घबराहट देखने को नहीं मिल रही है। जो बच्चा सिंसियरली इंटर्नशिप वगैरह कर रहा है या वकालत को सीरियसली ले रहा है, तो उनके लिए तो बहुत आसान सा हो गया है। काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ गया है। मतलब एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी सपोर्ट कर रही है जो नए बडिंग एडवोकेट्स हैं उनको। बिल्कुल, बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। और दूसरी बात आपको बताऊँ कि अभी एक बार काउंसिल ने ही एआईबी का एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें कि आप एलएलबी पास करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उस एग्ज़ाम को भी पास करना पड़ता है। उसमें ये मजबूरी हो गई है जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनकी, कि जो बेसिक नॉलेज है, उनको मिनिमम बेसिक नॉलेज भी पोजेस करना पड़ रहा है। उस एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो गया एक तरीके से, दैट गिव्स यू राइट टू प्रैक्टिस। तो उसमें वो उस एग्ज़ाम की वजह से भी बच्चों में पढ़ने-लिखने की जो इच्छा है वो काफ़ी बढ़ रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप चैम्बर में नहीं होते, यानी कि जब आप वकालत से थोड़ा दूर रहते हैं, तब आप क्या करते हैं? जो फ्री टाइम आपका होता है, मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है तो क्या करना आप पसंद करते हैं? मुझे तो मैं करीब 91 से 30 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, बस 32 इयर्स। और वो जो फ्री टाइम है, वो मुझे समझ में नहीं आया कब मिला, अब मिला ही नहीं। क्योंकि मैं डुअल कैपेसिटी में हूँ। एक तरफ से वकालत में भी प्रूव करना चाहता हूँ कि आई एम द बेस्ट लॉयर। उसके लिए आपको पढ़ाई-लिखाई, नॉलेज, फाइल, उसका प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग सब तैयार रहना पड़ता है। और एट द सेम टाइम मुझे इतना टाइम स्पेयर करके रखना पड़ता है कि जो बार में मेंबर मेरे पास आते हैं किसी मदद के लिए, तो उनको मदद भी करनी है। क्योंकि बार लीडरशिप में भी मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ अभी तक। और अभी आपको पता ही है कि अभी मैं चेयरमैन अभी रहा था, और अभी चेयरमैन का ऑफिस मैंने छोड़ा है। लेकिन खुर्रम, उसमें क्या होता है कि जब आप जानबूझ करके आपने डबल काम ले लिया है, तो उसमें आपके पास खाली टाइम नहीं मिलता। और जब कहीं मार्केट में चले गए, तो जब आपको कपड़े लेने हैं, तो उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन ही अच्छा लगता है। तो वकालत से तो जान कभी नहीं छूटती हमारी। और रात को सोते वक़्त की बात है, तो उस वक़्त भी मुरारी तिवारी किसी न किसी वकील से मुस्कुरा के बात करते हुए मिल रहा होता है, ताकि उसको बुरा ना लगे मेरी बात को। बिल्कुल सही। लेकिन सर, कोई ऐसा शौक जिसको आप पूरा करना चाहते थे, पूरा नहीं कर पाए? मेरा ये शौक था कि इस बार मैं दुनिया जाने मुझे, चाहे वो जजेज हों, चाहे वकील हों, और लोग जानें। और जहाँ खुर्रम ने किसी से पूछा कि मुरारी तिवारी कैसे व्यक्ति हैं, तो वो आदमी आगे से जवाब ठीक से दे कि हाँ, बहुत तारीफ़ ना करे तो लेकिन शिकायत भी ना करे। यही मेरी कहते हैं ना, जिज्ञासा थी कि वो एक अच्छे इंसान के तौर पर रहें और बार में लोगों की मदद करते रहें, अपने घर परिवार में सबको मदद करते रहें। ये मेरी जो इच्छा थी भगवान ने पूरी की है, ऊपर वाले की कृपा हुई, अभी तक पूरा सब पूरा हुआ है। कभी आपने
बेंच को ज्वाइन करने की नहीं सोची? जजशिप के लिए कभी आपने ट्राई नहीं किया, या कोई मौका मिला आपने उसको इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गए कि नहीं मैं वकील ही ठीक हूँ? देखिए, अब हमारे वकालत में तो पता नहीं रहता कि किसकी किस्मत में कब क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में भी जाने के हर समय स्टेज मिलती रहती है। आप अगर आप 32 और 35 ईयर्स तक एज ए सिविल जज ज्वाइन करते हैं, 45 के बाद आपका हाई कोर्ट डायरेक्ट एलिवेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप एएसजी बनते हैं, एएसजी बनते हैं। तो खुर्रम, लेकिन आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि नौकरी करने की कभी इच्छा नहीं है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आज़ादी चली जाएगी। और आज मैं तुम्हारे से 10 मिनट बात कर रहा हूँ, तो ये अगर मैं कहीं सर्विस में रहूँ तो मैं इस तरह से बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो वो मेरी लिबर्टी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं कोई नौकरी करूँ। तो मेरा डेविएशन ही नहीं हुआ कभी। यू आपको पता है कि जो बिहार से पैदा हुआ है तो वो यूपीएससी के लिए जरूर ट्राई करता है। तो मैं यूपीएससी के लिए भी मैंने पीटी के एग्जाम तक नहीं दिया। अच्छा। और मेरे को दिमाग में यही था कि मुझे वकालत करनी है, वकालत करनी है। वकालत के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं जरूर देखता रहा। जो मैंने आपको बताया कि रिसेप्टिव होना जरूरी है, सरल होना जरूरी है, आपको ईमानदार होना जरूरी है, पंक्चुअल होना जरूरी है, आपको अपने काम के प्रति निष्ठा, विश्वास, क्लाइंट के लिए आपको ऑनेस्ट होना, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन पर मेरा ध्यान था। और डे वन से आज तक मैंने वकालत को खूब इंजॉय किया है। मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। और देने वाले ने भी पूरा दिया है। जो आज नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं आपके सामने, इंटर्नशिप के लिए भी आपके पास आते हैं, उसमें उनमें आप क्या कमी पाते हैं? उनमें जिन बच्चों में मुझे कुछ जो भी कमी नजर आती है, उनके व्यवहार में या उनके मतलब एटीट्यूड में, तो मैं उनको जरूर बताता हूँ कि आपको ऐसे चेंज करना है। उनको ये जरूर बताता हूँ कि आपको क्लाइंट के साथ विश्वास करके रखना है, जो काम आए उसको टालना नहीं है, बहुत जल्दी करना है। और बेस्ट से बेस्ट उसमें जो लीगल इनपुट्स हैं उसके अंदर देना है। सॉरी। क्योंकि जो ड्राफ्टिंग मैंने अपनी 91 92 में की थी, वो आज खुद देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें कई कमियां थी, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो ना कर पाए। वो नहीं सर। तो वो आप उनको सर गाइड करते हुए चलते हैं। लेकिन सर आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुरारी तिवारी अपने बच्चों को भी ले आए, आप अपने बच्चों को अपने चैम्बर तक ले आए, क्या ये उनके साथ वक्त गुजारने का तरीका है, या फिर वो भी आपकी तरह उन्होंने भी मान लिया था कि हाँ अब हमको इसी प्रोफेशन में जाना है? नहीं, उनको ऐसा लगा कि हमारे पिताजी काफी कामयाब हैं इस प्रोफेशन में, तो वो भी आ गए। और वो तो पैदाइशी वकील हैं। एक बेटी ने जरूर एमबीबीएस करके डॉक्टर बनी है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों को मैं आसपास वकालत में नहीं रखूंगा, न रखना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि उनका एक इंडिपेंडेंट, एक अपना आइडेंटिटी बने। और उसी कहते हैं ना, उसी प्लानिंग के हिसाब से बेटी ने, हमारे मित्र सिद्धार्थ लूथरा जी थे, उनके साथ उसने ट्रेनिंग दिया और अच्छा वकालत करके अपना अलग से ऑफिस खोल लिया है उन्होंने। तो मेरी कोशिश यह है, खुरम के बच्चे अपने साथ अगर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनमें एक कहते हैं ना, नेपोटिज्म का कहीं एटीट्यूड ना आ जाए, और कहीं किसी तरह का कोई लिवरेज ना मिले। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने इंडिपेंडेंटली ग्रो करें और बिल्कुल। खूब आगे बढ़ें और अपने मेहनत करें। आपने क्राइम के बहुत सारे मुकदमे लड़े हैं। कई बार ये होता है, जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं उनको देखकर लोग कहते हैं कि ये गलत लोग के साथ खड़े होते हैं। ये जो थॉट प्रोसेस होता है आम जनता का, आम लोगों का, उसको आप कैसे टैकल करते हैं जब आप खुद एक मुकदमा लड़ रहे होते थे उस वक्त? एक बहुत चर्चित मुकदमा था, करीब 15 एक साल पहले की घटना है। और आपकी मीडिया ने भी काफी कवर किया था। गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन का एक मैटर था। तो उसमें मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा था, जिसमें किराएदार की किसी वजह से वो कहता है ना, झगड़ा बढ़ गया और वो थाने में गया। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, तो थाने में ही उसकी पिटाई पुलिस ने इतनी ज्यादा कर दी कि वो एज ए रिजल्ट ऑफ बीटिंग, वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसकी डेथ हो गई कस्टडी में। और उसके बाद अगले दिन वो मुकदमा 302 में कन्वर्ट होकर के जो मकान मालिक थे उनके ऊपर 302 का मुकदमा लग गया। तो वो जो मैटर था
उसको करते वक्त मैंने महसूस किया कि जो चार्जेस किसी के ऊपर लगते हैं, ये हमें मान नहीं लेना चाहिए कि उस आदमी ने ये काम किया है। अल्टीमेटली लकली आई वाज एबल टू प्रूव दैट मैटर, एंड वो बात फिर पुलिस पर शिफ्ट हुई, क्योंकि जब वो गया था थाने में तो कोई इंजरी नहीं थी, जो मेडिकल हुए थे पहले, लेकिन बाद में जब वो निकला तो मल्टीपल इंजरीज थे, तो ये प्रूव हो गया कि वो कहीं कस्टडी में उसकी डेथ हुई है। तो उसमें पूरा परिवार बचा था और उन लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया होगा। तो खुर्रम लगता है कि 302 का मैं मैटर कर रहा हूँ और लोगों को लगता होगा कि किसी क्रिमिनल का मैटर कर रहा है। तो हर एक मैटर में आपको कहीं न कहीं ग्रे एरिया है और कहीं न कहीं लगता है कि आदमी गलत फँसा है। तो इसी एटीट्यूड से हम लोग लेकर के चलते हैं और ये सोचते नहीं कभी कि हमें कोई गलत कहेगा या सही कहेगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सत्य बात है, जो एक्चुअल फैक्ट है, वो भी अगर कोर्ट के सामने आ गया और हमने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट कर दिया, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है और उसमें न्याय हो जाता है। और यहीं पर अगर कोई लीगल सर्विसेज़ ठीक से नहीं मिली किसी व्यक्ति को, तो जो पुलिस ने सेक्शन लगा दिया, कई बार गलती से उसको सज़ा भी हो जाती है उसमें, जो एक बहुत बड़ा न्याय हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी तिवारी जी, हमसे बात करने का, द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने का। तो आप थे मुरारी तिवारी, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन कई बार रह चुके हैं। उन्होंने तमाम बातें हमसे शेयर की और एक बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ और एक नए इशू के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।